अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में आज के दिन आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ हस्बे रिवायत हस्बे मामूल। नाम सामने लिखा हुआ है अशफाक सादसती और मेरे साथ हैं आमना खटाना। आई होप सब ठीक होंगे, आप भी बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं। आज काफी एनर्जेटिक लग रहे हैं, वजह क्या है? आज एक ऐसी ट्रेजेडी हुई मेरे साथ आते हुए। मैं हमेशा घर से निकलता हूँ, चाय का कप हाथ में लेता हूँ और उसको साथ रख के चुस्कियाँ लेते लेते गाड़ी चलाते हुए आता हूँ। अच्छा। और आज उस चाय के कप में से थोड़ी सी चाय छलक गई। अच्छा। उसके बाद जो हुआ उसके बाद दौड़े लगी। तो जब दौड़ लगती है आपकी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में तो फिर आपका एड्रेनलिन रश जो है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से आप खासे एक्टिव दिखाई देते हैं। ये शख्स जो रोजाना यहाँ पर लेक्चर करते हैं कि गाड़ी ध्यान से चलाएं, ध्यान से ही चलाता हूँ और उसके बावजूद चाय का कप इनके हाथ में होता है और चाय पीते हुए ये गाड़ी चला रहे होते हैं। वरना आंखें नहीं आपका खुलेंगी। आप यानी आप कंसंट्रेशन के साथ आप आप फोकस चाहते जो हैं कि कि गाड़ी नहीं चलाते। आप चाहते हैं कि मैं रोड पे जो है वो आंखें मेरी ट्रैफिक में रहें और जब मैं ऑन एयर जा रहा हूँ तो आंखें बंद हो। ओ गॉड कितनी गहरी बात की है इनसे कोई नहीं जीत सकता जनाब। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं आज के मैच की, जो कि आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है। टेस्ट मैच आज से स्टार्ट हो जाएगा। 24 साल बाद ये आंखें ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ 24 साल मतलब पाकिस्तान की टीम को रातें निकाल के तो आप तो पैदा भी नहीं हुई होंगी इस वक्त। पाकिस्तान के अंदर खेलते हुए देखेंगे हम। तो जनाब उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है और अल्लाह करे आज ये जो टेस्ट मैच शुरू होने वाला है पाकिस्तान अपने नाम करे, पाकिस्तान जीत का पहला जो है वो झंडा गाड़ दे। बिल्कुल जी। थोड़े बहुत पाकिस्तान के लिए जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, हारिस रऊफ इज नॉट प्लेइंग, फहीम अशरफ इज नॉट अवेलेबल, तो ये एक नुकसान होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो पिंडी की विकेट है वो भी सपोर्ट करेगी ऑस्ट्रेलियंस को। तो हाउ द मैच प्लेज आउट ये देखना हमें होगा। लाहौर की विकेट में हम सही फंसाएंगे लेकिन 24 साल बाद काफी परेशानी का बायस भी होगा ये सारा इवेंट। और सियासी मैदान में भी खेल जारी है, उसका पता नहीं क्या बनना है, कौन जीतेगा, कौन सी साइड तगड़ी है, इस पर भी बात करेंगे आज के शो में हम। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। इंतजार की घड़ियां खत्म। 24 बरस बाद पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज से शुरू हो रहा है। दोनों टीम्स की पिंडी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। कप्तान अच्छी क्रिकेट के लिए पुरुमीद। मुल्क में सियासी हलचल, राबते तेज। वजीर आजम से मोने सिलाही की मुलाकात, जरदारी और मौलाना साहब की भी बैठक। तहरीक अदम एतमाद पर ऑपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। तहरीक अदम एतमाद का मुसव्विदा तैयार। कराची में जानवरों की खाल पर जख्म फैलने वाली बीमारी तेजी से फैलने लगी। अंदरूनी सिंध भी जानवरों की बड़ी तादाद इसका शिकार। डेयरी फार्मर्स का जानवरों की बैनुसूबाई नकलो हमल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। और मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं, लड़कियां हर फील्ड में अपने आप को मनमाने लगी। कौमी सतह की खिलाड़ी खानपुर की सोनिया नवीद और यास्मीन खालिद बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म। अच्छा जी, तो इंतजार की घड़ियां जिस तरह के आमना खटाना साहिबा फरमा चुकी हैं कि खत्म होने को हैं। अच्छा, एक तो इंतजार वो है जो आप हमारा करते हैं, ठीक है, उस पर हमें बहुत खुशी होती है। सच्ची बताते नहीं आपको, लेकिन ये है कि बहुत खुशी होती है। उसके साथ साथ दूसरा इंतजार होता है जो हमें है इस वक्त क्रिकेट मैच से मुताल्लिक। और क्या फरमा रहे हैं आप? क्रिकेट फैंस की बात कर रहे हैं जो कि 24 साल बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम को आज रावलपिंडी के स्टेडियम में मैच खेलते हुए देखेंगे। और अब से कुछ लम्हों में ही ये मैच शुरू हो जाएगा। स्टेडियम के बाहर के मनाजिर आप देख सकते हैं। क्रिकेट दीवाने यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और स्टेडियम में जाने का इंतजार कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत फीलिंग है। एग्जैक्टली। और आज तक आपने खटाना मैच को देखा है? मैंने बचपन में देखा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद आपको पता है एक लंबा स्पैन 2009 के बाद तो बंद हो गई। पीएसएल के बाद टाइम नहीं मिला कभी? पीएसएल का मैच नहीं मैंने देखा, एक भी अभी तक स्टेडियम में जाके नहीं देखा। बट यू मस्ट बिकॉज़ यू आर सच अ क्रिकेट एंथुसियास्ट, तो आपको देखना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग। लेकिन मैं क्रिकेट मैचेस को बचपन से ही फॉलो करती आ रही हूँ, यानी घर बैठ के तमाम मैचेस देखती रही हूँ, तो इसलिए एक वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। बहरहाल जनाब, अभी हम ये आपको बताएं कि जी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीम ने कल जमकर प्रैक्टिस की है और इसके साथ साथ बाबर आजम ने भी और जो पैट कमिंस हैं ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बाबर आजम की जानिब से कहा गया कि पिंडी में हमने भरपूर प्रैक्टिस की है। कराची में खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस मैच भी खेला, जबकि 2 खिलाड़ी अनफिट हैं और एक कोरोना का शिकार हुआ है। ये एक अच्छी खबर नहीं है।
एक्साइटेड हैं। T20 से आए थे तो हमारे पास 3-4 दिन थे तो हमने उसको यूटिलाइज़ किया। टफ मैचेस होंगे, कोशिश करेंगे कि अपनी होम कंडीशन को यूटिलाइज़ करें और टफ टाइम दें। हमारा जो कॉम्बिनेशन था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है फ़हीम और हसन की वजह से। शहीन फॉर्म में है, नसीम शाह और हमारे जो बैट्समैन हैं जिस तरह फॉर्म में है, तो इंशाल्लाह पूरा मैं पूरी उम्मीद हूँ एज ए कप्तान वन ऑफ द बेस्ट साइड है ऑस्ट्रेलिया। मोमेंटम है, हम उसको कैरी ऑन करेंगे। प्लानिंग की है उनके अगेंस्ट और इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अच्छा जी, जो रिस्पांस आया उस पर पैट कमिंस भी खासे खुश हैं और कह रहे हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि सारे टिकट बिक गए। उनके देखिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे कितनी गहरी नजर है। हाँ जी। अच्छा कहते हैं कि उन्होंने मजीद कहा कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट नहीं है लेकिन मजबूत जरूर है। हाँ जी। You know, 2 spinners, 3 quicks. We've got a fair idea what we want to do. Yeah, don't want to make the call too early without fully knowing what the wicket is. You saw that throughout the summer in Australia. Someone like Josh Hazlewood missed. You know, we're able to have Scotty bowling. You know, I'm sure a loss for the Pakistan side, but there's always another guy that can step up. Great news. I think 3 days is sold out. That's just, you know, fantastic. Test cricket's really special. When it's in front of a packed house, no, it's great. It's going to be great. Really exciting. और ये मैच जो है इसको हाईली कवरेज मिल रही है। हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं ऑस्ट्रेलिया से, बरतानिया से, वो कवरेज देने के लिए जी रावलपिंडी में आज मौजूद होंगे। और बहुत ही हमने देखा कि वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं इस मैच को लेकर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक तो यहाँ पे क्रिकेट बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है, ख्वाबे बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। Well, I've only been here a couple of days, and today coming to the stadium is the first time outside of the hotel. So it's been very exciting to get outside of the hotel and see a little bit more. And I'm looking forward to seeing more in Islamabad, Rawalpindi, in Karachi, in Lahore, also throughout the tour. We're just really excited to be here, and everyone has been really welcome. Everyone is very excited that we're here, and we understand and appreciate just how important and historic this Test series is, and how much it means to the Pakistan cricket world, but also to the general people of Pakistan. I am delighted to be here for my first time. I've only been here for a day, but already the hospitality, the weather, the people, the cricket, it's been beautiful. I just can't wait for it to start. I've had the best press box lunch that I've had all throughout the last few months in Australia. This is better. A lovely spicy chicken. I like my spice, and I'm looking forward to trying more, tasting more Pakistani food. It feels like it's the perfect weather. It's not too hot, not too cold, a bit of a breeze as well. तो जनाब आपने सुना, ये कह रहे थे कि मौसम ना इतदाल है बहुत ज़्यादा मौसम में, क्योंकि ना तो ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो मौसम को भी पसंद करें, खाने की भी पसंद करें, और अपनी फरमाइशी प्रोग्राम भी रख रहे हैं कि हमें लाहौर भी देखना है, कराची भी देखना है और पिंडी भी देखना है। चलें, अच्छा, और मैचेस भी साथ साथ देखते रहेंगे। तो इस वक्त मैच देखने के लिए कौन पिंडी स्टेडियम के बाहर मौजूद है, जरा गेस कीजिए। बिल्कुल सही पहचाना आपने, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब, जो कि हर जगह हर मुकाम पर मौजूद होते हैं मैचेस से पहले। तो शाहिद भाई, मौसम के बारे में कोई इरशाद फरमाइए, कैसा है मौसम और आप कितने जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, अपने जज्बात का इजहार भी कीजिए। ज़बरदस्त मौसम है जी, ज़बरदस्त मौसम है अशफाक, सुहाना मौसम है और इसको लोग इंजॉय कर रहे हैं, आएंगे क्रिकेट देखने। पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा तारीखी दिन है कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, तो घर में हमारे आई ऑस्ट्रेलिया, सब खुशियां मनाओ, टिकट कटाओ, स्टेडियम जाओ, इस तरह की फीलिंग्स हैं, मज़ेदार फीलिंग है। और अच्छा टेस्ट मैच होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी एशेज़ जीत के आई है, वर्ल्ड नंबर 1 है टेस्ट में। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड नंबर 6 है, थोड़ी कमज़ोर हो गई है, 2-3 प्लेयर इंजर्ड हो गए, कोरोना का शिकार हो गए, लेकिन हम दिल से खेलते हैं, जज्बे से खेलते हैं, हौसले से खेलते हैं। तो ये ना समझे कोई कि हमें हराना आसान होगा, हमें हराना मुश्किल होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी मजबूत है। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, जिस तरह से आप जिक्र भी करें टिकट कटाओ लाइन बनाओ, तो अभी लाइन में कितने आपको क्रिकेट दीवाने नजर आ रहे हैं? काफी बड़ी तादाद में आज हम एक्सपेक्ट करें कि आज स्टेडियम भरपूर भरा होगा। बिल्कुल भरा होना चाहिए, इसलिए कि ऑनलाइन सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं जुम्मा, हफ्ता और इतवार के, बावजूद इसके कि रेन फोरकास्ट है इतवार से पीर मंगल तक, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने टिकट कटाए हुए हैं और बड़ी तादाद आएगी। इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी एक्साइटिंग टीम है, एक तो काफ़ी अरसे के बाद आ रहे हैं और दूसरे उनके प्लेयर बड़े वर्ल्ड क्लास हैं। स्टीवन स्मिथ, मार्नस लबुशैन जो है वो टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन है इस वक्त रैंकिंग में। तो बड़ी ज़बरदस्त टीम है। लोगों को जिसको क्रिकेट देखना है, जिसको क्रिकेट एंजॉय करना है, जो क्रिकेट समझता है, वो ज़रूर पिंडी स्टेडियम। तो कल तो बारिश हुई थी शायद साहब, आज फिर बारिश हो सकती है?
क्या आज इम्कानात की है? फोरकास्ट नहीं है बारिश की, आज और कल थोड़ा क्लियर है, लेकिन संडे मंडे ट्यूसडे बारिश है। लेकिन जब जज्बा होगा, क्रिकेट टीमें अच्छा खेलेंगी, तो मेरा ख्याल है कुदरत भी मेहरबान होगी और शायद बारिश टल जाए। बट इट मे इफेक्ट द मैच। अच्छा ये जरा बताएं कि एक जो गियर्स होते हैं डिफरेंट, शायद भाई ऑस्ट्रेलियाई टीम का जो मोराल बहुत हाई है, पाकिस्तानी टीम की अगर हम बात करें तो पीएसएल अभी खेल के अभी बहुत से प्लेयर्स इंक्लूडिंग द कैप्टन बाबर आजम हिमसेल्फ वो अभी आए हैं, तो ये गियर शिफ्ट करने में आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो सकती है? देखिए, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। आजकल क्रिकेट का कैलेंडर इतना टाइट है, इतना पैक्ड है कि आपको एक दिन T20 खेलने, अगले दिन वनडे खेलने, उसके बाद टेस्ट खेलना है। थोड़ा सा बेहतर होता कि अगर पहले वनडे और T20 हो जाते, इसलिए कि पाकिस्तान उस मोड में था, रैपिड फायर क्रिकेट के मोड में था, तो पहले वनडे T20 हो जाते। लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने कहा आपको होस्ट एज होस्ट आपको सामने वाले की बात भी माननी पड़ती है, उसके हिसाब से शेड्यूल भी बनाना पड़ता है, तो आपने पहले टेस्ट मैच रखे। लेकिन अब प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल होगा, और हम तो हमेशा अपने जज्बे से खेलते हैं। सामने जितनी भी बड़ी टीम हो, हमारा जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। चलें जी, शाहिद साहब कब तक मैच स्टार्ट हो जाएगा एग्जैक्टली? देखिए, 9:30 बजे टॉस है, 10 बजे मैच शुरू होगा, और फिर ज़ाहिर है क्रिकेट होगी, और क्रिकेट से सारे लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ये टेस्ट मैच दिखाया जा रहा है, दुनिया भर में इसकी एक्साइटमेंट है। और अभी आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा तारीखी दिन है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के निक हॉकले भी थे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने कहा सब ने कोशिश की है और अब इससे एंजॉय करें, तो क्रिकेट सब लोग एंजॉय करने के लिए तैयार हैं। 10 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी इंशाल्लाह। वन लास्ट थिंग, आप क्या समझते हैं कि चूंकि जो पिंडी की विकेट है वो इनिशियली बाउंस को और पेस को सपोर्ट करती है, तो आपको लगता है कि हमें टॉस अगर हम जीतते हैं तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए? थोड़ा सा दिफाई हमारा रद्द अमल होता है कि हम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने को तरजीह देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले अगर टॉस जीते तो 100% वो पहले बैटिंग करेंगे। इतनी तेज़ बैटिंग करते हैं कि एक दिन में 300-350 रन बना देते हैं, तो एग्रेसिव मोड में जाना चाहिए। इसलिए कि अगर आखिरी 2 दिन में ये पिच स्पिन होगी तो आपको पहले बैटिंग करना ज़रूरी होता है, और फिर स्कोर बोर्ड पे बड़ा स्कोर सजाना होता है, 400, 450, 500 रन। चलें जी, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब से कुछ लम्हों में यानी 9:30 बजे टेस्ट मैच का जो है वो टॉस होगा, और उसके बाद 10 बजे ये मैच बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो जाएगा। एक्साइटमेंट है पूरे पाकिस्तान में, क्रिकेट लवर्स में, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं और जहाँ जहाँ क्रिकेट के फैंस बसते हैं, आज के मैच के लिए जी सब पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हम बात करने लगे हैं आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, विमेन क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट से क्राइस्टचर्च से टोरंगा पहुंच गई है, और कौमी विमेन टीम बे ओवल में विमेन्स वर्ल्ड कप के पहले 3 मैचेस खेलेगी। विमेन टीम 6 मार्च को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी, तो ये मैच भी देखने वाला है सकती। बिल्कुल जी, आपको देखना चाहिए, और आपकी एक्साइटमेंट का लेवल वही होना चाहिए। जज्बात क्यों आपके नीचे आ गया फौरन? नीचे आपको किसने कहा? फौरन आपको उसी तरीके से आपको उनके दरमियान पहुंच जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये एक फैक्ट है कि हम जो विमेन क्रिकेट टीम है उसको कम उसका उस तरह हमें से वो फॉलो नहीं हालांकि किया जाता। ग्लैमर नजर आना चाहिए, लेकिन हमें वो नजर नहीं आता, बिकॉज आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स। मुझे लगता है आप तो करते होंगे फॉलो, लेकिन आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? इज देयर अ रीजन? अच्छा चलो, लेकिन बहरहाल बात ये है कि द गुड थिंग इज कि द टीम हैज रीच्ड ओवर देयर। वी बिलीव एंड वी होप कि वो अच्छा परफॉर्म करे, और ऑब्वियसली हम सबको विमेन क्रिकेट टीम को भी मैचेस को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर भी डोमेस्टिक में भी मैचेस हो रहे हो या कोई टीम पाकिस्तान का विजिट करे, अगर हम टिकट्स खरीद के जाके मैचेस देखेंगे तो फिर जो पीसीबी या दीगर अथॉरिटीज़ भी इस चीज़ पे मजबूर होंगे कि हाँ जी, उसको थोड़ा सा मजीद प्रोमोट किया जाए। ठीक है जनाब, और खेल के मैदान से तो हमने आपके साथ खबरें शेयर कर ली। अब हम चलते हैं ज़रा सियासत के मैदान में, जहां पर गहमा गहमी उरूज पर है। हम ये बात रोज़ाना करें कि हम रोज़ाना कुछ नया देखते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं जी लॉन्ग मार्च की, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, अवामी मार्च है, और अपने काफिला जो है वो अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है वो पंजाब पहुंच चुका, और उन्होंने भरपूर तरीके से वहां पर एंट्री मारी है। अच्छा, इट वाज एंटिसिपेटेड। आप ये देखें कि सिंध में जिस तरीके से उनको भरपूर रिस्पांस मिला तो लग ये रहा था कि पंजाब में वही मोमेंटम आगे जारी रहेगा। अच्छा, एक चीज़ लोगों का माइंडसेट भी होता है, अगर वो देखते हैं कि लोग काफ़ी हैं तो वो भी आने को वो होता है, और पीपल्स पार्टी ने अपने आप को खासा मोबिलाइज किया है।
अब ये इंतखाबात में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी, ये एक अलग सवाल है, क्योंकि वैसे तो लोगों को जमा करने की अहलियत और सलाहियत जमात इस्लामी भी बहुत रखती है। ये देखिए पंजाब में एंट्री के मनाज़िर है, क्या शानदार जो क्राउड है, दिखाई दे रहा है क्राउड का, और बिल्कुल ऐसे ही है एरियल व्यूज आप हाँ देखें। जी। और बिलावल भुट्टो ने कल जनाब अल्टीमेटम दिया है वजीर आजम इमरान खान साहब को कि 5 दिन में आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, और इसके साथ साथ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अब ये कहा जा रहा है कि जी जरदारी साहब और मौलाना साहब जो हैं उनकी भी मुलाकात हो रही है। लेकिन अभी हम इस काफिले की अगर बात करें तो अशफाक अब देखेंगे कि लाहौर में ये पड़ाव कितना बड़ा हो जाएगा जी, और क्योंकि ऑब्वियसली जब वहां पर भी अगर आवाम इकट्ठी होती है तो हो सकता है वहां पे इनका जो पड़ाव है वो कुछ दिन प्रोलॉन्ग हो जाए। अच्छा जी, तो अभी जनाब फैजुल्लाह खान के हवाले से भी अब हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो कवर कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च को, और वहाँ वो कहाँ तक पहुँचे इस पर भी हम बात करेंगे। अरबाब चांडियो मीनवाइल, जिस हम मार्च का पहले तस्करा कर रहे थे, पीपल्स पार्टी का जो रवां दवा है पहले लाहौर और फिर इस्लामाबाद, तो दोनों से अब ज़रा बात कर लेते हैं। अरबाब से स्टार्ट करते हैं। अरबाब बताइएगा भाई कहाँ पहुंचे, और सिंध में तो आपने बताया था कि बड़े नंबर्स हैं, पंजाब में भी बड़ी शानदार एंट्री की है बिलावल ने। जी बिल्कुल सती में इस वक्त मुल्तान में मौजूद हूँ, और मुल्तान के बारे में आपको पता है कि ये बड़े मुर्शदों का शहर है, औलिया की सरज़मीन, बड़े बड़े जो है बुजुर्ग और औलिया रहते हैं। और यहाँ पर जैसे ही मैं सराइकी इलाके में दाखिल हुआ तो कुछ अल्फाज मुझे जो है वो सराइकी में मिले जो कि आमतौर पर कराची में नहीं मिलते। अच्छा, लोग आमतौर पर लोगों को कह रहे थे मुर्शिद की हाल है तो साडा, मैंने कहा मुर्शिद दूसरा मक्खड़ की हाल है तो साडा मक्खड़, बारे में साई मेडा, यानी इतनी सराइकी ज़बान मीठी है जो कि यहाँ लोग बोल रहे होते हैं और आपको बड़ा वो चस्प मिलता है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला पंजाब में बढ़ता जा रहा है उसमें लोगों की तादाद बढ़ती हुई जा रही है। और जैसे कि मुल्तान में आपने देखा कि मुल्तान के लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार इस्तकबाल किया। एरल व्यू से पता चलता है कि कितने लोग थे, इससे ही अंदाज़ा लगता है कि आगे चल कर वो लोग पीपल्स पार्टी के लोगों को मुंतखब करते हैं या नहीं करते, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब में रेस्पॉन्स ज़रूर मिल रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं वो जोक दर जोक बिलावल भुट्टो का मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल करें। हम जब यहाँ रहीम यार खान से मुल्तान की तरफ आए तो एक छोटा सा इलाका है खान बेला, वहाँ जब हमने लोगों का मंजर देखा तो वो भी बिल्कुल ही शानदार था। इतने लोग, मैंने कहा यार इतने छोटे से शहर खान बेला में इतने सारे लोग, ऐसा लगता है कि जो बिलावल भुट्टो अपील कर रहा है यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को आपने जो कुछ किया चलो अब ये है कि आपको माफ़ी का वक्त आ गया है, आप अब मेरे साथ मिल जाओ। यार मुल्तान में भी उन्होंने उनको कहा है कि जो कुछ आपने कर लिया खैर है, अब मेरी तरफ आओ। आज का जो शेड्यूल है उनका वो ये है कि आज यहाँ से खानेवाल, चीचावतरी और उसके बाद साहिवाल में उनका पड़ाव होगा। बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी स्पीच में 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आज से मेरे ख्याल में वो 5 दिन शुरू हो जाएंगे और लॉन्ग मार्च को भी 5 दिन ही है। 5 दिन के अल्टीमेटम का मतलब ये है कि 5 दिन के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नए लाएअमल का ऐलान करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प, यहाँ एक दिलचस्प सती बात देखने में आई है कि लोग यहाँ कह रहे हैं कि हमने जो आम लोगों से पूछा है, लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। तो असी बिलावल का इस्तकबाल एंदे वास्ते कर दे पे कि जी उन्हें कम से कम महंगाई के खिलाफ तो गल की थी। चलें लेट्स सी कि बात का असर कितना होता है, दिलों तक बात पहुंचती है नहीं पहुंचती है, और क्या ये चीजें इंतखाबात में रिफ्लेक्ट करेंगी, ये तो बहुत दूर का क्वेश्चन है। अच्छा अभी बिफोर वी मूव ऑन टू फैजुल्लाह खान, हमने जिस तरह से हमें बता रहे थे अरबाब चांडियो कि क्या वालिहाना इस्तकबाल हुआ और हमने भी ये बयान किया था, तो जरा वो मनाजिर आपको दिखाते हैं जब बिलावल पहुंचे और किस तरह से उनको वेलकम किया गया। तो जनाब ये वो मनाजिर हैं गुज़श्ता रात के जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो एंटर हुआ पंजाब में, और रिस्पांस जिस तरह से मैसिव मिला उनको, जो अच्छा रिस्पांस मिला है उसका हम जिक्र भी करें बल्कि आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं।
तो अभी इस पर भी बात करेंगे। अभी फैजुल्लाह खान हमारे साथ हैं, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च के हवाले से बात करते हैं। फैजुल्लाह खान, ये कहेगा ये जो हुकूक सिंध मार्च है ये कहाँ पर पहुँचा, इसका आज क्या प्लान्स हैं, क्या मसरूफियात होंगी? देखिए आमना, आज 7वां रोज़ है हुकूक सिंध मार्च का और बदीन हम गुज़िश्ता रात पहुँचे और यहाँ बदीन में ख़ासा मुतासिर कुन शो हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ बदीन में जमा हुए हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, शाह महमूद कुरैशी, बड़े ज़ोरदार यहाँ पर खिताबात हुए हैं और लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर मुहिम के साथ निकली है और उनका टारगेट जो नज़र आता है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी हैं। बार बार मुख्तलिफ जगहों पर तकारीर में शाह महमूद कुरैशी और दीगर कायदीन ये कह चुके हैं, फहमीदा मिर्ज़ा और दीगर, कि हमने बीबी के साथ काम किया है, बीबी शहीद की टीम में हम शामिल रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब हमें समझ में नहीं आए, उन्हें हम समझ में नहीं आए, इसलिए हम अलग हो गए। यानी यहाँ पर पीपल्स पार्टी को नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी को टारगेट किया जा रहा है। उसके बरक्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को एक बड़े लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सिलसिला है खिताबात मुख्तलिफ मकामात पर हुए, उमरकोट और मिट्टी थरपारकर में बहुत बड़े इज्तिमात हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ खिताब किया है और शाह महमूद कुरैशी भी एक दिलचस्प बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिंध वालों, मैं भी आपको एक मोहलत दे रहा हूँ, आपको वक्त दे रहा हूँ सोचने का, समझने का, कि अब तक ठीक है आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, हालिया 15 साल से वो बरसर इख्तिदार है, लेकिन 2023 में वक्त आ गया है कि आप अपना फैसला कर लें। और आप अपना फैसला कर लें और उसके बाद तब्दीली के सफ़र में शामिल हो जाएं। तो अब ये बदीन से आज ये कारवां रवाना होगा। टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद ख़ान की जानिब, मातली, तलहार में खिताबात होंगे, अवामी इज्तिमात होंगे और उसके बाद ये अगला जो इसका पड़ाव है फिर हैदराबाद है और फिर फाइनली कराची पहुँचेगा, जहाँ पर एक बड़ा जलसा होगा जिससे PTI की क़यादत खिताब करेगी। जी ओके जी, चलें, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका फैजुल्लाह खान, और इसके साथ साथ अरबाब चांडियो, आपने भी सूरत हाल से आगाह किया। अच्छा देखें, लोग भी हैं, लोग इधर भी हैं, समझ क्या मामला है? ये मामला बहुत कंफ्यूजन हो रहा है भाई। एग्जैक्टली, उलझता चला जा रहा है। इधर भी हैं, उधर भी हैं, इनको भी वेलकम, उनको भी वेलकम। हम इस उलझन को दूर करने की कोशिश करें। आप ब्रेक लें। वेलकम बैक। और अभी आपको मनाज़िर दिखाते हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की। On the toss, I guess you would have batted first as well. Yeah, I think I would have here, yeah. Now, what about you guys on this trip? It's historic, of course. So far, so good. Very exciting for your pack. It is, yeah. We've had a great 4 or 5 days so far. We're just absolutely buzzing to get out here. I think it's going to be close to a packed house today, so we can't wait. And what about your team? What have you done? Lots of chat. You said you wanted to have another look this morning before you decided on the lineup. What have you done with your bowling lineup? Yeah, it hasn't changed too much. So we're going to go with 3 quicks, Stark, Hazelwood, myself and Nath Lyon. And what about the Pakistan team? Have you had an opportunity to go through? Obviously, some of the guys that would have been playing are not playing. Are there some new guys that perhaps you're not totally aware about? Oh, you know, we've been able to do a bit of research. A couple of guys we haven't played before. So yeah, it should be a good challenge. A couple of class quick bowlers and spinners, always good fun. Okay, terrific, Pat. Thanks for your time and good luck. Thank you. Ta. Okay, so the news in the middle is Pakistan have won the toss and they've elected to bat first. जी मतलब टॉस जीता और बैटिंग का फैसला, हालांकि जिस शाहिद हाशमी साहब कह रहे थे उन्होंने बिल्कुल यही चीज़ कही थी कि हमें डिफेंसिव नहीं जाना चाहिए, हमें ऑफेंसिव में जाना चाहिए और अच्छी बैटिंग करनी चाहिए। अब देखें, इम्तिहान ही होगा वैसे ये। बिल्कुल ये इम्तिहान होगा। तो बहरहाल अब मैच जो स्टार्ट होने वाला है, मैच देखना चाहिए। अच्छा बताएं, कितना टारगेट देगा पाकिस्तान? पहली इनिंग्स में कितने बनाएगा? टारगेट तो नहीं देगा पहली इनिंग्स में, कुछ भी नहीं। अंदाजा तुक्का मारे, चले तुक्का। मैं क्यों तुक्का मारूं? 200 बनाएगा, 250, 200 प्लस होना चाहिए। 400 बनाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की टीम आगे खेल रही है। चलें जी, ब्रेक लेते हैं हम। चलें जी, अब सियासी दर्जा हरारत की बात करते हैं और दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि कुछ नया ही होता चला जा रहा है। कल जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई। हम तो वेट कर रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद 48 घंटे में आने वाली है, लेकिन इस मुलाकात का जो हाल है वो कुछ और ही बता रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल, बल्कि ये जो मुलाकात हुई सिर्फ मुलाकात नहीं थी बल्कि इसमें लंदन से राब्ते भी हुए। तो आप सोचिए कि इस मुलाकात में काफ़ी कुछ तस्करा हुआ होगा। और ज़रा ये बता रहे हैं कि डेडलॉक बरकरार है तहरीक अदम एतमाद। भाई जाहिर है कि डेडलॉक के ऊपर हर किसी का अपना स्टेक है। नताइज क्या निकलेंगे, क्या नए इंतखाबात होंगे, क्या इन हाउस तब्दीली होगी, बहुत सी सोचें हैं। तो फिर अशफाक,
ये 2 दिन का जो कहा था 48 घंटे का जी, इसमें तहरीक अदम एतमाद हम पेश कर देंगे, ठीक है, ले आएंगे, इंतहाई अहम करार दे दिए। उधर से बिलावल उठकर कह रहे हैं जी 5 दिन का अल्टीमेटम है, वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्ताफ़ी हो जाए। अब यानी उनकी डेडलाइन कुछ और है, इनकी डेडलाइन कुछ और है। क्या ऑपोजिशन एक पेज पर है? ये सारी ज़बानी बातें हो रही हैं या कुछ होना भी है? जैसे एक पेज पे होना, इट्स अ टर्म, जैसे उसके अंदर भी काफ़ी हम देखते हैं कि चीज़ें निकल आती हैं, हो सकता है हाशिया बीच में लगाओ। तो बहरहाल इस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने क्या नुक्ता नज़र अपना दिया था इस मुलाकात के हवाले से, आपको ज़रा बताते हैं। के अंदर सामान चला गया है, पहला होता है ना पकाई का उबाला, तो जब धुआं उठा ना, एक उबाला आता है, उसके बाद चौधरी साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हांडी चढ़ी के निकलेगा। बड़ा अच्छा स्टेप हुआ है ये महंगाई के हवाले से, पेट्रोल भी नीचे आया है, इसका बड़ा फ़ायदा होगा और बिजली भी नीचे आ रही है। भाई साहब, अब आपका ये पैगाम है जो मोहन साहब का पैगाम था वज़ीर आज़म के लिए कि घबराना नहीं है। तो घबराए तो नहीं है। परवेज़ इलाही की वज़ीर आज़म इमरान खान से गुज़श्ता रोज़ मुलाकात भी हुई और हमने देखा कि उस मुलाकात में जब परवेज़ इलाही के बाद मुलाकात मोनिस इलाही के साथ भी हुई है उनकी, और एक रिसेंट मुलाकात हुई, उसमें फिर ये बात की गई कि हम आपके इत्तेहादी हैं, ये कहा गया। फिक्र ना करो। तो अब जनाब हम आपको ज़रा बताने जा रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ओवरऑल हम देख रहे हैं कि काफ़ी तैयारियां पकड़ ली हैं अपोजिशन की जानिब से, लेकिन ये है कि एक पेज का जो मामला है ना वो सही नहीं हो रहा। अच्छा, बिलावल साहब की जानिब से जो इस्तीफ़े के लिए डेडलाइन दी गई, उनका मजीद मौक़िफ़ क्या रहा? और ज़ाहिर है कि ही इज़ वेरी एनर्जेटिक बिकॉज बड़ा क्राउड उनके पास आ रहा है, तो उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपना दिया, ज़रा सुनिए। दिन का डेडलाइन आपके पास है, खुद मुस्ताफी हो जाए। अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो। 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरा हो चुके होंगे। अच्छा जी, तो मौलाना फजलुर रहमान की कल जरदारी से मुलाकात हुई, आसिफ अली जरदारी के साथ इस्लामाबाद में। ये एक अहम मुलाकात थी और मामला यही थे कि जी अब हमने रिक्विजिशन जमा करा दी है और अब हम देखते हैं कि इजलास कब तक होगा। अगर एक्विजिशन होती तो उसके बाद तो 21 दिन तो वैसे लग जाते हैं तहरीक अदम एतमाद आने में। टाइम, और जाहिर है कि स्पीकर साहब मजीद टाइम भी ले सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह पीडीएम के सरबराह हैं, ऑब्वियसली किसी जिम्मेदारी के साथ ही वो कोई बड़ी बात करेंगे, तो उन्होंने 48 घंटे अहम करार दे दिए थे। लेकिन इस मुलाकात के बाद पता नहीं क्या हुआ, उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही थी कि वो काफ़ी डाउन दिखाई दे रहे थे, बुझे हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने क्या कहा इस मुलाकात के बाद, ज़रा वो आपको दिखाते हैं। बात तो ये तय है कि अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाया जाएगा। अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अक्सरियत इस वक्त हमारे साथ है। अदम एतमाद की तहरीक आएगी, 2 रोज़ में उसको पेश करने का मरहला आज इस्लामी बिरादरी से भी कहूँगा कि अब जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो तकरीबन हतमी मराहिल में है, तो अब कोई भी इदारा, कोई भी मुल्क इमरान खान को पाकिस्तान का नुमाइंदा मत करे और नहीं उनको बतौर वज़ीर आज़म प्रोटोकॉल दे। ऐसा नहीं लग रहा मौलाना फजलुर रहमान के पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है? कौन सा वाला? दिल के अरमां। अच्छा, एक तो गाना दुखी है, दूसरा आमना खटाने की आवाज इतनी दुखी है कि दुख मुझ पे मुंतकिल हो गया। मुझे उनका और उसका मौलाना साहब का अगला शेर भी तो सुने, उसका अगला मिसरा भी तो देखे ना, इतने बुझा हुआ चेहरा। अच्छा, उसका अगला मिसरा भी सुने ना कि हम वफा करके फिर तन्हा रह गए, फिर तन्हा रह गए, तन्हा नहीं फिर तन्हा रह गए। अच्छा, वो पहले उनके पहले भी हो चुका है ना उनके साथ, क्या हो रहा है भाई, इसी पर जरा बात कर लेते हैं। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ अजहर फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो भाई पहले नईम अशरफ भट्ट साहब से हम आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। भाई भट्ट साहब, ये बताएं कि ये जो ओवरऑल सिचुएशन है इसमें तो टाइमिंग भी मैच नहीं कर रही, कोई टाइम दे रहा है, कोई 5 दिन का टाइम दे रहा है, कोई 48 घंटे का टाइम दे रहा है, ये कैसे आएंगे बकौल आमना खटाना एक सफ़े पे? जी, इशफाक पे आना इनका बड़ा मसला बन गया है और जो आप अभी गाना गुनगुना रहे थे वही मसला इनका बना हुआ है। और मौलाना कोई शक नहीं कि इतने बुझे हुए शायद ही कभी उनकी सियासी ज़िंदगी में ऐसे उन्हें किसी ने देखा हो, और उसमें ही उनके जो बुझे हुए थे उसमें सब पहली बात तो ये, अब जो कल हमें पता चला, हम रिपोर्ट किया कि
ये इजलास की रेकोजिशन के बारे में सोच रहे हैं और मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत क्लियर कहा है, तजवीज़ दी है कि पहले रेकोजिशन रहेगी, उसके बाद अदम इत्माद होगी। और रेकोजिशन आपको पता है कि उस अच्छा जी, मीनवाइल आवाज़ का कुछ इशू है। अजहर फारूक साहब की जानिब चलते हैं, ज़रा आप। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। अजहर, ये कहिएगा OIC का भी इजलास होने वाला है, तो इजलास होगा, लॉन्ग मार्च भी ये प्लान करके बैठे हुए हैं, कैसे मुमकिन है ये? जी, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि अपोजिशन अगर अभी इजलास कॉल करती है रिक्विजिशन के लिए, तो रिक्विजिशन जमा कराती है, तो 15 दिन जो है वो स्पीकर के पास है। स्पीकर 15 दिन के अंदर अंदर इजलास कॉल करने के पाबंद होंगे। तो अगर उस टाइमिंग को देखा जाए तो 23 मार्च जो है वो बिल्कुल करीब आ जाएगी, क्योंकि 22-23 को जो है वो जो OIC वज़ायर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके मेहमानों की आमद भी है और कॉन्फ्रेंस भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो दिन बहुत थोड़े हैं, पीछे रह जाएंगे और उस दौरान इजलास नहीं हो सकेगा। एक तो रेनोवेशन हो रही है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, कौमी असेंबली का हाल जो है वो तैयार नहीं है, लॉबी तैयार नहीं है, एक ये भी सूरत हाल पैदा हो रही है। दूसरा ये है कि अपोजिशन करेगी पहले रिक्विजिशन ही, क्योंकि जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं कौमी असेंबली के, उनके मुताबिक कौमी असेंबली का इजलास कॉल होना बहुत ज़रूरी है तहरीक अदम एतमाद के लिए। अगर अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन पेश करती है तो स्पीकर बाउंड नहीं है रूल्स के मुताबिक कौमी असेंबली का इजलास कॉल करे। लेकिन अगर कौमी असेंबली का इजलास कॉल करने के लिए रिक्विजिशन आ जाए पहले, तो फिर स्पीकर पाबंद होंगे कि वो इजलास कॉल करें और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक आएगी, वो टेकअप होगी और 7 दिन के अंदर अंदर उसको वाइंड अप करना होगा। लॉन्ग मार्च की जहाँ पर PDM, जहाँ तक ताल्लुक है PDM का, तो वो इस बात के इम्कानात नहीं है। रात को भी हमने बताया था कि PDM ने फैसला कर लिया कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, सिर्फ अदम एतमाद का इशू जो है उसको टेकअप किया जाएगा और अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी। अब जैसे कि आप बात कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान की जो बॉडी लैंग्वेज है, असल में ये जो 2 जमातें थी, पीपल्स पार्टी और JUI, ये तकिए की हुई थी मुस्लिम लीग काफ पे। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कि मुस्लिम लीग काफ सपोर्ट करेगी। गुज़श्ता रोज जो मुने सिलाही की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब के साथ, तो उस मुलाकात में काफ लीग ने तो अपना वाज़ेह फैसला हुकूमत के हक में दे दिया है, वज़ीर आज़म के हक में। अच्छा, अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है, क्योंकि गुज़श्ता रोज इन्होंने अनाउंस करनी थी डेट कि कब तहरीक अदम एतमाद और रिक्विजिशन जो है वो जमा कराई जाएगी। तो अब सूरत हाल अपोजिशन के लिए थोड़ी सी परेशान कौन हो गई है, क्योंकि जहाँ तक नंबर गेम का ताल्लुक है, तो PTI के वो अरकान जिनका तज़किरा हो रहा था कि वो अपोजिशन के साथ राब्तों में है, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर तस्दीद कर दी है, क्योंकि ये जो इलेक्शन होगा ये होगा डिवीजन के जरिए, खुफिया रायशुमारी नहीं। हाँ जी, इसके अंदर कुछ भी खुफिया नहीं होगा, तो कोई आगे पीछे नहीं होगा। तो इसमें डिवीजन होगी, तो वो अरकान जिन पे तकिया कर रही है अपोजिशन, वो तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हम तो हुकूमत के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि वो इलेक्शन में क्यों जाएंगे, वो हुकूमत में है, उनको फंड मिल रहे हैं, हुकूमत कैसे है, तो वो अर्ली इलेक्शन में क्यों जाएंगे। अपोजिशन का एजेंडा ये है कि 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात की तरफ जाया जाए। तो यहाँ पे अपोजिशन के लिए अब परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि क्यू लीग ने भी अपनी पोजीशन ले ली है, दूसरी तादी की हुकूमत के साथ खड़े हो गए हैं। तो इसी वजह से गुज़श्ता रोज ये अनाउंसमेंट नहीं हो सकी और मजीद वक्त लिया गया। हालांकि गुज़श्ता रोज जो मीटिंग हुई है मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी की, उसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ टेलीफोन पे मौजूद थे मीटिंग में। तो फैसला यही हुआ है कि अभी इसको थोड़ा सा और पीछे लेके जाते हैं और सारी सूरत हाल का एक मतलब फिर जो है वो जायजा लेते हैं। तो उसके बाद अपोजिशन किसी पोजीशन में होगी, लेकिन फिर वक्त जो है इस बात के इम्कानात कम नजर आ रहे हैं कि फौरी तौर पर अदम एतमाद की तहरीक या रिक्विजिशन जो है वो जमा कराई जा सके, जब तक कि होमवर्क मुकम्मल नहीं होता। चले, काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अच्छा, मीनवाइल आप दोनों साहिबान हमारे साथ, ये जो हमारा ब्रेक होगा ना अभी हेडलाइन का, उस वक्त भी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, क्योंकि नईम अशरफ साहब तो गुफ्तगू करने का मौका ही नहीं मिला। थोड़ा सा ब्रीफली मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे 10 बजे के बाद भी। विल टेक अ ब्रेक है। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, बाखबर सवेरा के सेट से मैं आमना खटाना आपसे मुखातिब हूँ। दिन है जी जुमे का और वक्त है 10:05। मेरे साथ इनको भी इंट्रोड्यूस करवा दूँ? जरूरत नहीं, मैं किसी तारुफ का मोहताज हूँ, लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू। सर जी, ये हैं राजा मोहम्मद अशफाक इसहाक सत्ती। तो मुझे आज ये नाम मुकम्मल तौर पर याद हो गया। बिल्कुल जी, आई एम ग्लैड कि आपको ये नाम याद हुआ है और बिलाशुबा होना भी चाहिए। तो मैंने जो नाम लिया था वो कल ठीक नहीं था?
अच्छा, पूरा नाम अपना बताएं ना एकदम। मेरा नाम आमना खटाना ही है। और बीच में वो अकरम जो आता है वो? नहीं, वो तो मेरे अब्बा का क्या कसूर है? वालिद साहब का नाम है, लेकिन मेरा नाम आमना खटाना है। और अभी आप अब्बा के नाम के साथ अपना नाम एसोसिएट करना ये क्या मतलब है? आप क्या चाह रहे हैं? मेरे अब्बा परेशान हो जाए? मेरा नाम आमना अकरम खटाना है। चलें, हो गया? चलें जी, जबरदस्त। आइंदा इसी नाम से इनको जाना पहचाना जाए, शनाख्ती कार्ड पे यही नाम है। अच्छा जी, अब जरा बात हम करने जा रहे हैं कि एक ये तो जंग हमारी चल रही है और ये चलती रहेगी, लेकिन इसके अलावा एक जंग हो रही है खेल के मैदान में, वो है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। 24 साल के अरसे जिसका हमने इंतज़ार किया, और बल्कि ये अब देखना होगा कि पाकिस्तान कैसे परफॉर्म करता है। स्टार्ट हो चुका है मैच का, और इस वक्त सिचुएशन ये है कि पहला ओवर कंप्लीट हो चुका है भाई, मिचेल स्टार्क का ओवर, ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। लेकिन मुझे सवालात हैं भाई। क्या? भाई शान मसूद, आप तारीफें करती करती नहीं थकती थी, उनको क्यों नहीं खिलाया गया भाई? चलें जी, बहुत से अल्लाह करे कि ये अच्छा इनके लिए। हाँ जी, बहुत से मामलात हैं, उन पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे टॉप स्टोरीज की तरफ। पाक बहरिया मादरे वतन के दिफा के लिए हम्मा वक्त तैयार। भारतीय नेवी की एक और कोशिश नाकाम। पाक बहरिया ने एक और भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। समंदरी हुदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूनिट ने भारतीय आबदोज को ट्रेस किया। लाहौर की जेलें रिश्वत की आमाजगाहें। कैदी और अहले खाना परेशान। गुंजाइश से ज्यादा कैदियों की मौजूदगी। 2 माह में 700 से ज्यादा शिकायत मौसूल। और कराची में है एक ऐसी दुकान भी जिसने कर दिया है खवातीन का मसला आसान। इंपोर्टेड शूज जैसा हम शक्ल जूता जिसको पहचानना भी है मुश्किल। अच्छा जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, और ब्रेक से पहले ये जो लंबी ब्रेक थी, इससे पहले हम बात कर रहे थे नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी सब्र से वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें सियासी सूरत हाल पे ज़रा अपना नुक्ता नज़र दें। तो भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आप मौजूद हैं। तो ज़रा बताइए भाई कि क्या खिचड़ी पक रही है पंजाब में? एक दिन हम एक बात करते हैं, फिर दूसरे ये है कि आजकल जो कम नशिस्तों वाली जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो ज़रा बताइए कि हो क्या रहा है इस वक्त आपकी नज़र में? जी इशफाक, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही। दिन में 3 दफ़ा अपोजिशन जो है वो बदलती है। अब कल लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान का चेहरा था, जो आप पहले तस्करा कर रहे थे, उसने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और वो यही है कि इनमें इत्तेफाक अभी तक नहीं हुआ। बहुत सारे मसाइल हैं, और वजह यही है कि 4-5 जमातें हैं। किसी एक जमात की या तो कोई 80% सीट्स हों मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, और बाकी थोड़ी सी उन्हें चाहिए हो, तो वो इतना मसला ना हो। यहाँ तो 4-5 सारे ही बराबर हैं और उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मसाइल हो रहे हैं। हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। अब ये जो रेकोजिशन का इन्होंने फ़ैसला किया है कि पहले रेकोजिशन करवानी है, हालांकि कल माहिर कवानीन जो हैं उनसे कईयों से पूछा है, फिर ख़ुद पढ़ा भी है, ये डायरेक्ट अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, लेकिन ये जानबूझकर ऐसा ये दे रहे हैं बयानिया कि नहीं, ये वो रूल्स ऐसे हैं, हमें पहले रेकोजिशन करवानी पड़ेगी। बेसिकली इनकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। अब रेकोजिशन का मतलब है 14वें रोज़ स्पीकर बुलाएंगे, फिर उसके बाद तहरीक अगर जमा करवाते हैं तो मज़ीद 7 वर्किंग डेज़ के बाद स्पीकर जो हैं वो उस पर रायशुमारी करवाएंगे। यानी ये कोई 25-26 दिन का इनका प्रोग्राम है। अभी तक तो ये भी पता नहीं कब इन्होंने जमा जो रेकोजिशन है वो कब करानी है। और सिग्नेचर बहरहाल दोनों पे करवा लिए हैं इन्होंने, रेकोजिशन पर भी और अदम एतमाद की तहरीक पर भी। दूसरा इनमें जो मसला है वो मौजूद है इस पे, ऐसा ही है। जी वो तो ज़रूरत है ना, वो तो वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ हमने करवाए हुए हैं और पहले रेकोजिशन लाएंगे, लेकिन रेकोजिशन ने इनको एक्सपोज किया है। रेकोजिशन का मतलब यही है कि ये अभी इनके पल्ले अभी कुछ नहीं है, ये बातें ज़रूर कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। और फजलुर रहमान, आप यकीन करें इशफाक और आमना, ये कभी इतना सियासी ज़िंदगी में इनको नहीं मायूस देखा। जो रात को इनका तो बिल्कुल वर्डलेस, स्पीचलेस थे, आवाज़ ही इनकी नहीं थी निकल रही, अल्फाज नहीं थे। और वो समझ आ रही थी। जी अब कुछ रोज पहले आप याद करें, इनकी जितनी भी टॉक्स आप दिखा सकें कि वो बड़े ही खुश थे मौलाना, लेकिन अब मायूसी है। और अच्छा, मुझे ये चेहरा याद है, अक्सर बीमार हो जाते। ज्यादा दूर ना जाएं, ये अभी जब पीडीएम का तहलील हुआ था ना, पहले वाला मामला, और जब मौलाना साहब गम और गुस्से की कैफियत में थे, उस वक्त भी यही तासुरात थे उनके।
जी बिल्कुल। अच्छा, ये फिर अब इनका मसला अब ये है कि ये कम से कम एक इत्तेहादी को ज़रूर चाहते हैं कि इनके साथ मिले। मुस्लिम लीग काफ पे बहुत ज़ोर लगा लिया। अब आप कल देखें, इन्होंने ARY न्यूज़ की खबर की तस्दीक भी मौलाना लगता है गुस्से में कर गए हैं। अब हालांकि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून उसको बिल्कुल खामोश थी, बल्कि छुपे छुपे तरदीदें कर रहे थे और चौधरी भी चुप थे। मौलाना फजलुर रहमान ने लगता है को गुस्सा निकाला और कहा कि शहबाज शरीफ ने जब दावत दी परवेज़ इलाही को तो वो क्यों नहीं गए। इससे बड़ा मसला हुआ है। वो मायूसी है कि मुस्लिम लीग काफ से अब ये मायूस हो गए और कल जो मोनेस लाई ने अब क्लियर कर दिया है प्राइम मिनिस्टर से मिल के दोबारा, ये तीसरी मरतबा वो क्लियर कर रहे हैं कि हम साथ हैं। और अब तो उन्होंने बहुत बड़ा जुमला बोल दिया कि जनरेशन्स के हम, यानी ये हमारा ये ख़ानदानी है कि हम कमिटमेंट पूरी करते हैं। अब बाकी तो अल्लाह जानता है। ये अब इससे ज़्यादा तो मेरा नहीं ख्याल वो क्लियर कर सकते हैं। तारक बशीर चीमा ज़रूर एक मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन कल से वो भी अब थोड़ा सा लगता है कि उनको खामोश शायद करवा दिया गया या उन्हें समझ आ गई है कि ये हो चुका है। लेकिन भी तो कर दिया ना, नहीं उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम जी बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। और एक बात और अहम है कि मुस्लिम लीग काफ बहरहाल एक चीज़ का उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ है कि उन्होंने ऐलान क्लियर अभी तक बेशक मोनेस लाई कर रहे हैं, परवेज़ इलाही क्यों नहीं क्लियर कहते, जिसका फ़ायदा तारक बशीर चीमा अक्सर अपने कमेंट्स में उठाते हैं। वो कहते हैं अभी फैसला, अभी ऐलान होना है, फलां होना है। अब कल भी परवेज़ इलाही जो है वो थोड़ी सी कह ले के मज़ाहिया सी गुफ्तगू और मुबहम बात कर रहे थे। जी उन्हें क्लियर कहना चाहिए। अब मोनेस लाई तो तीसरी दफा कर रहे हैं। बट साहब सियासत को समझें। जी वो जो बकौल शेख रशीद साहब के विकेट के दोनों तरफ खेलने का जो असर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। हर किसी को आप लारा लगा के रखते हैं, तो ये भी जरूरी है पॉलिटिक्स के लिए। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। जी बिल्कुल इशफाक, वो लगता ये है कि इनको अभी भी कोई बेशक 5% 100 में से तो इनको उम्मीद है, दरवाज़ा इन्होंने खोला, शायद अपोजिशन मज़ीद उससे कोई नाकामियाँ हो तो हमारी तरफ आ जाएं और जो एक है कि 1.5 साल के लिए वजारत आला वो ले सकते हैं। उसके अलावा 3 महीने की वजारत आला उन्हें कबूल नहीं, जो शहबाज शरीफ ऑफर करवा रहे हैं। लेकिन एक इत्तेहादी इनको हर सूरत चाहिए। और अब लगता है कि जो MQM है, बाप पार्टी से भी कोई इनको इतना कुछ मिला नहीं। MQM पे लगता है अब कोई जोर लगाएंगे, लेकिन अब उनकी तरफ भी प्राइम मिनिस्टर की तवज्जो हो गई है। अब वो अगला टारगेट मुस्लिम लीग काफ के बाद प्राइम मिनिस्टर का MQM है। तो और वो क्लियरली मेरा ख्याल है वजारत भी वो एक मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं फ़रोग नसीम हमारे नहीं, तो अब शायद वजारत देना तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा मसला है वज़ीर आज़म साहब के लिए अगले साल डेट के लिए। तो इसलिए अभी कोई अपोजिशन जो है उनमें क्लैरिटी नहीं है। स्टिल जो हैं वो आपस में मुलाकातें, मुशावरतें और यही चल रहा है। जी चलें जी, अच्छा है कोई क्लैरिटी आ जाए ताकि लोग भी परेशान ना हो, ना इधर के ना उधर के। वो इधर भी सपोर्ट करें, उधर भी सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। बिल्कुल, ऑपोजिशन को खुद पता नहीं चल रहा कि हम क्या चाहते हैं। हाँ अक्सर लोगों को नहीं पता चलता कि वो क्या चाहते हैं। हाँ जी, अब अल्लाह ही जानता है कि क्या होने वाला है आगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक पुरअसरार बीमारी की बात करते हैं। हमने देखा कि कोविड जब आई तो समझ नहीं आ रही थी क्या बीमारी आ गई है, जिसकी अलामात तो समझ में आ रही थी लेकिन उसका इलाज समझ में नहीं आ रहा था, और ये कैसे फैल रही है, क्यों फैल रही है, ये रीजन समझ नहीं आ रही थी। ऐसी ही एक बीमारी अब जानवरों में भी आ चुकी है। अच्छा जी, एक पुरअसरार बीमारी। अच्छा, ये बेसिकली लंपी स्किन डिजीज़ है और इससे सैकड़ों गाय और बैल मुतासर हो चुके हैं। अच्छा, उसके अंदर चक्कर ये है कि स्किन के ऊपर ये पैचेस बन रहे हैं इनसे, और ये स्किन जो है और अंदरूने से हाँ ये स्किन जो है वो इसमें उभरी हुई है। ये आप कुछ मनाजिर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। अच्छा, ये फोड़े वाली जल्दी बीमारी से मुतासर जानवर भैंस कॉलोनी, सुपर हाईवे की कैटल कॉलोनीज़ के बाड़ों में मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे ये स्किन के ऊपर जो हैं वो लम्प्स बन रहे हैं, जैसे वो इंसानों में चिकन पॉक्स सर्स की कोई बीमारी हो या हाउ डू वी कनेक्टेड। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल और तकलीफ़देह बीमारी है जानवरों के लिए। तो बहरहाल अब तक कहा यह जा रहा है कि ओवरऑल अफ्रीका में ये बीमारी जब फैली थी तो उससे 80 लाख जानवर मुतासर हुए थे। 2019 में ये बीमारी यूरोप और 2021 में अफगानिस्तान और भारत तक फैल चुकी है। और पाकिस्तान में जो अलार्मिंग चीज़ है कि इस बीमारी की अब तक कोई वैक्सीन नहीं है। इस बीमारी तो हमें भी अभी तक समझ नहीं आ रही, बस अंदाजे ही लग रहे हैं। जो पता चलता है किसी को भी ये दवाई है, कोई किसी को कहता भी ये दवाई है, वो लगा रो। लेकिन हमने तो पहली दफ़ा देखी है, मतलब मेरी भी इतना अरसा हो गया इस काम में, डेयरी में, मैंने ये पहली दफ़ा देखी। नॉर्मल जो है वो चिकन पॉक्स से निकलते हैं, वो तो एक रूटीन की बात है, लेकिन ये उससे हट कर है, ये कोई नई बीमारी है। मैं समझता हूँ ये इसका ओरिजिन कहीं बाहर से है।
दूध देने वाले जानवरों में गांठ और फोड़े वाली जल्दी बीमारी कराची भैंस कॉलोनी और दीगर बाड़ों में तेज़ी से फैल रही है। कराची में 10 लाख से ज़्यादा दूध देने वाले गायें और भैंसें मौजूद हैं और 50 लाख लीटर दूध यौमिया शहर को सप्लाई किया जाता है और अब वायरस ज़्यादा जानवरों का दूध भी शहर में फराहम हो रहा है। तो जानवर दूध से भी ख़त्म हो जाता है, दूसरा गोश्त से भी जानवर ख़त्म हो जाता है, कोई इसका गोश्त भी काबिल खाने के बराबर नहीं रहता, बेकार होता है किसी किस्म की, और किसी का इसका इलाज का कोई हल ही नहीं मिल रहा अभी तक हमारे को। कोई बाहर से इन्होंने कोई वैक्सीन लाई, वो हमने लगाई तो उससे काम बढ़ना शुरू हो गया है। जानवरों के तिब्बी माहिरीन ने बताया कि अफ्रीका में इस बीमारी के फैलने से 80 लाख जानवर मुतासिर हुए थे। पाकिस्तान में जानवरों की इस बीमारी की कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि जानवरों की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की जाए। कमिश्नर कराची ने भी जानवरों में जल्दी बीमारी फैलने का नोटिस लिया है और महकमा लाइव स्टॉक के साथ मिलकर मामले की जांच करने और बीमारी को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने की हदायत की है। कमिश्नर कराची के मुताबिक माहिरीन से मिलकर बीमारी के जानवरों से इंसानों तक मुंतकिली का भी जायज़ा लिया जाएगा। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। जी, ये तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। 80 लाख जानवर साउथ अफ्रीका में इस पर मुतासर हुए और आप ये देखें कि इस पे ये जानने की भी ज़रूरत है कि क्या जानवरों से ये इंसानों में भी मुंतकिल होती है या नहीं, इस पर भी अभी रिसर्च होगी। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर ये बीमारी फैल जाती है, अभी कराची में आ चुकी है, कुछ केसेस वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं, तो ये तो मामला बहुत आगे तक यानी पहुँच जाएगा, ख़तरनाक हो जाएगा। इसलिए इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि जो सिंध के बॉर्डर्स हैं, क्योंकि अभी ये सिंध में फैली हुई है, तो उसको कंट्रोल किया जाए, उनको बंद कर दिया जाए बॉर्डर्स को, ताकि ये पूरे पाकिस्तान में बीमारी ना फैले। सो इस पर बात करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर एक खबर आप तक पहुँचा रहे हैं और वो खबर है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से मुताल्लिक। और ख़बर ये है कि आरिफ अलवी साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँच गए इस्लामाबाद में और सदर आरिफ अलवी PTV पार्लियामेंट हमला केस में नामजद हैं और सदर पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। आपको याद होगा 2016 में जब ये मामला था धरने से मुताल्लिक, उस वक्त ये सिचुएशन पेश आई। ठीक है जी, इसी पर बात करते हैं। जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, क्या तफसीलात आ रही हैं? जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो है इस्लामाबाद के जो इस्तेदादी दहशतगर्दी की अदालत है उसमें पेश होंगे। असल में जो केस है PTV हमला केस जो कि ये 2016 से तकरीबन 5 साल से ही चला आ रहा है, और उस केस में जो है उनके वकील ने इससे पहले अली बुखारी ने अपने दलाइल मुकम्मिल कर दिए थे, लेकिन बहरहाल अदालत ने नोटिस किया था डॉक्टर आरिफ अलवी को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए, जो कि सदर पाकिस्तान को किसी भी अदालत में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या इंतखाब अदालत हो, इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन बहरहाल ज़ाती हैसियत में डॉक्टर आरिफ अलवी अभी कुछ ही देर बाद इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश, लेकिन वो बाय चॉइस पेश हो रहे हैं, क्योंकि वैसे तो जब तक वो इस ओहदे पर हैं उनको कहीं पर भी तलब नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, डॉक्टर आरिफ अलवी को जो है आईनी तौर पर इस्तिस्ना हासिल है कि वो किसी अदालत में पेश ना हो जब तक वो सदर पाकिस्तान है, क्योंकि ओहदे की हैसियत के मुताबिक। और इसके अलावा डॉक्टर आरिफ अलवी ने ज़ाती हैसियत में पेश होने का फैसला किया है और अभी कुछ ही देर में वो पेश होंगे। जी चलें जी, खुशाइंद बात है, सदर पाकिस्तान पेश हो रहे हैं और 2014 का ये बेसिकली वाक़या है जब तहरीक इंसाफ की जानिब से धरना दिया गया था, तो उस वक्त ये इल्ज़ामात आयद किए गए थे कि तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से जो PTV है उस पर हमला किया गया। ठीक है जी, और जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि मवेशियों में एक पूरे सरार सी बीमारी फैल रही है, इस बीमारी की वजह क्या है, ये बीमारी है क्या और किस तरह से फैल रही है, इसका इलाज कैसे, पर बात कर रहे थे। DG लाइव स्टॉक डॉक्टर नज़ीर कलोड़ो हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम इस बीमारी की बारे में जानना चाहेंगे, ये बीमारी है क्या, किस तरह से ये फैल रही है, मुंतकिल हो रही है जानवरों में? ये जो आजकल बात की जा रही है लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से, ये इस डिजीज़ की तस्दीक करना बाकी है। ये माहिरीन जो कह रहे हैं वो, और हम भी ये देख रहे हैं कि लंपी स्किन की तरह है, लेकिन क्योंकि ये लेबॉर्ट्री के मुख्तलिफ मराइल से गुजरती है और हमने सैंपल कलेक्ट करके फेडरल गवर्नमेंट को भेजे, क्योंकि एक ही लेबॉर्ट्री अभी, क्योंकि पहले ये कभी रिपोर्ट नहीं हुई थी, और ये हमारे पड़ोसी ममालिक में तो ज़रूर थी, लेकिन पाकिस्तान ने पहली मरतबा इस तरह की है। तो जब तक हर हवाले से तस्दीक नहीं हो जाती
और फेडरल गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर नहीं करती। हम फिलहाल इसके मामले में कहने में कासिर हैं। अगर ये लंपी स्किन है तो ये जो है आम तौर पे 20% जो है ना वो जानवर जो है अफेक्ट होते हैं और इसमें मॉर्टेलिटी यानी जो मरने वाली की तादाद है वो 2 to 5% होता है। लेकिन ये हमने जो यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया और पाकिस्तान में जहाँ पे भी और दूसरे सूबों से भी मेरे पास अक्टूबर-नवंबर से थोड़ी रिपोर्ट या फ़ोटो आए थे और हमने देखा जामशोरों के अंदर भी नवंबर में पहली मरतबा हमने उसको ऑब्ज़र्व किया। वहाँ पे हमने टास्क फोर्स टीम बनाई, हमने उनको कन्फाइन किया। इसकी अच्छी बात यह है कि ये जो हमारे लोकल ब्रीड्स हैं, एक तो भैंस के अंदर रिपोर्ट अभी तक नहीं हुई और दूसरा ये है कि जो लोकल ब्रीड्स हैं काऊ की, गाय की, उसके अंदर ये 7 से 8 दिन में, क्योंकि इसका मैक्सिमम पीरियड 14 दिन का है, सर्वाइव कर जाते हैं, रिकवरी आ जाती है और बिल्कुल सही है। लेकिन जब ये डिजीज़ आगे बढ़ी और फिर ठटा के अंदर थोड़ा बहुत आई तो उस वहाँ पे भी कन्फाइन हो गई। इसका डिजीज़ का सबसे बड़ा मसला होता है जो बाहर के जानवर आए हुए हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो पैदावारी हवाले से तो ज़्यादा बेहतर है लेकिन बीमारियों से मुदाफ़त उनकी बहुत कम है। तो कराची में चूँकि ये ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं तो कराची के अंदर ये सूरत हाल बड़ी ज़ोर पकड़ गई और उसमें ये हमने देखा गया कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, जो जानवर इफ़ेक्टेड हैं अगर हो जाते हैं तो उनको अगर दूसरे जानवरों से अलग खड़ा कर दिया जाए, कोई महफूज डिस्टेंस अगर रखा जाए, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि उनको बचाया जा सकता है इससे? अगर जो बीमार जानवर है ऐसे अगर खड़ा कर देंगे तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मच्छर या जो कीड़े मकोड़े वो तो उनकी कोई बॉर्डर नहीं होती। तो अगर उनको अलहदा करके उसके ऊपर बाकायदा जो मच्छरदानी है वो प्रॉपर लगाई जाए तो फिर बहुत हद तक यानी ऑलमोस्ट 99% जो है ना आप बाकी जानवरों को बचाया जा सकता है। अच्छा सर, कहिएगा इस बीमारी से जो मुतासरा जानवर है उसका गोश्त खाना ख़तरनाक नहीं हो सकता? एक तरह से ये है कि इस पे बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये है कि जो OI ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है उन्होंने डिक्लेयर किया और दुनिया में हमने देखा है कि इसके ज़ूनोटिक चांस नहीं है, यानी जानवरों से इंसानों में कोई बीमारी मुंतकिल नहीं हो रही। और ये स्किन की डिजीज़ है, जिस तरह हमें चिकन पॉक्स बचपन में हो जाता है इसी तरह फिर ज़िंदगी में दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता, तो इस तरह ये जानवरों की बीमारी है और ये होस्ट स्पेसिफिक है। यहाँ तक कि ये बैक्टीरिया, ये वायरस जो है वो गोट को या शीप को या दूसरे जानवरों को नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ कैटल को लग रहा है। और यहाँ पे तो हमने देखा है बफेलो की, जो हमारी इंडिजिनस है, क्योंकि बफेलो बाहर से हमारे यहाँ नहीं आई हुई, तो उनमें भी कोई इतना ख़ास जो है हमने नहीं इन्फेक्शन देखा। तो इंसानों में तो बिल्कुल भी अभी तक कोई मुमकिनात में नहीं है। हाँ, अलबत्ता सिर्फ एक ही चांस है, उसमें अगर कोई कंटामिनेटेड जो लंप है, लंप या फोड़ा है, उसके अंदर अगर गंद भी है, पस भी है, तो उसके थ्रू अगर आपके हाथ जो है ज़ख़म है या कोई बॉडी खुली हुई है जो उसके अंदर अगर कोई मुंतकिल हो जाए तो एक्सीडेंटल होता है और कोई मोतबार किस्म की बीमारी नहीं है। इंसानों के अंदर इसका मुंतकिली हमने कहीं नहीं देखी। हाँ, अलबत्ता जिस तरह ये अगर जानवर कोई इन्फेक्ट है तो उसको ज़बह न करें और हम म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को भी ये बोल रहे हैं कि उनको कंट्रोल किया जाए। और ये अनएथिकल है, थोड़ा गैर अखलाकी लगता है कि अगर गोश्त ख़राब है तो उसको आप खाएं। बहरहाल ये, लेकिन एथिक्स पे यहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल है, गोश्त खाने से मुतालिक आपने कहा कि वैसे स्किन टू स्किन डिजीज़ है, लेकिन इसका कुछ अभी देखना बाकी है कि क्या होगा। ये जो दूध इन मुतासरा जानवरों को अगर निकाला जाए तो उसके ऊपर क्या इस बीमारी के कोई असरात होंगे या उससे लोग इफ़ेक्ट हो सकते हैं? कोई तहकीक इस पर अभी तक हुई है? नहीं, बिल्कुल दूध के अंदर ये कोई यानी वायरस जो है ना वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा। हाँ, बीमारी की वजह से क्योंकि खाना पीना जानवर छोड़ देता है तो दूध की पैदावार में कमी होती है। इसके इकोनॉमिकल यानी जो है वो फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, लेकिन दूध के अंदर कहीं पे नहीं देखा गया कि वो ये वायरस जो है दूध के अंदर आ जाए। और अगर दूध के अंदर आ भी जाए तो हम जब बॉयल करते हैं तो वायरस ख़त्म हो जाता है और अगर हम उनको कंज्यूम भी कर लें तो कोई ख़ास कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि इंसानों में ये बीमारी आमतौर पर मुंतकिल नहीं हो रही। और अगर बाड़ों पर स्प्रे किया जाए तो कुछ कंट्रोल किया जा सकता है इस बीमारी को? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ बड़े पैमानों पे जो है ना वो, क्योंकि बाड़े जो हैं वो और ज़्यादातर स्लाटर हाउसेस और मंडियाँ हमारी जो लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास है और वो बड़े पैमाने पे इसका एहतमाम करें और स्प्रे करें, ख़ास तौर पे मच्छर के और इंसेक्ट के स्प्रे करें, तो उससे ये हो जाए कि काफ़ी हद तक वो मच्छर मर जाएंगे। उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि जो बीमारी कैरी करने वाले मच्छर हैं वो वैसे भी 1-2-4% होंगे, तो वो उनका मरना बहुत कभी इम्कान है कि सारे मर जाएंगे और उससे बीमारी का फैलाव
काफ़ी हद तक और ऑलमोस्ट 100% रोका जा सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलहोड़ो साहब, डीजी लाइव स्टॉक सिंध हमारे साथ मौजूद थे। और बड़ी अच्छी बात है कि एटलीस्ट पीपल आर सीरियस अबाउट इट, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से थोड़ा सा फैसले लेने चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, वरना यहाँ पर तो कई मकामात पर मुर्दा जानवर भी खिला दिए जाते हैं, तो बीमार जानवरों को कौन बख्शता और है। अब आप ये देखें कि आगे रमज़ान भी आ रहा है और जी। हमारी खुराक का एक बहुत अहम हिस्सा है। ऑब्वियसली आपको प्रोटीन चाहिए होता है, उसके लिए आप बड़े गोश्त की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए अब अगर इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा और अगर ये बीमारी आगे फैल गई इंसानों तक, तो फिर क्या किया जाएगा? इसलिए इनिशियली इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। दूसरा, दूध भी हमारी जो ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है, तो उसके ये मुतासरा जानवर का दूध कौन पिएगा? तो ये सोचना वो पिएगा चाहिए, जिसको पता नहीं चलेगा, ये और सोचना आपको पता चाहिए, नहीं चलेगा तो आप भी पिएंगी। इस इशू को सीरियस लेना चाहिए और इस पर इकदाम करने चाहिए। ब्रेक लेते हैं हम। वेलकम बैक वंस अगेन। और प्यारे पाकिस्तानियों, हमारे वतन अजीज़ में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक मिसाल आपके सामने बैठी हुई है और दूसरी यहाँ पर है। नहीं, एक मिसाल ये बैठी हुई है, दूसरी मिसाल जो है उससे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। उनका ताल्लुक है खानपुर से। ये दो लड़कियां हैं जिन्होंने तालीम के साथ साथ वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में नेशनल लेवल के मुकाबलों में हिस्सा लिया है। तो और आपने क्या तीर मारा है? पहले मैं ये पूछ लूं, रिपोर्ट पे जा रही हैं? मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, बस बैठी हुई हैं, बाखबर सवेरा कह सकते हैं। मतलब पूरे पाकिस्तान की खवातीन को और पाकिस्तान की आवाज बन के यहाँ बैठी हूँ, आपके मसाइल उजागर कर रही हूँ, उन पर हम मसाइल को हल करने की कोशिश अच्छा है ना, मजबूत है। मुझे एक बात बताएं, ये बेसुरे गाने गाना, मॉर्निंग शोज में बगैर सोचे समझे बोलते जाना, अच्छा जी, ये टैलेंट है? मैं इनसे निमटती हूँ, आप रिपोर्ट देखें, मैं इनसे निमट रही हूँ। मैं बास्केटबॉल आल जो भी गेम्स हैं मैं वो खेलती हूँ। माशाल्लाह से मैं आल पाकिस्तान इंटर बोर्ड चैम्पियनशिप में खेली हूँ और उसमें माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट, और क्रिकेट खेली हूँ, उसमें सिल्वर मेडलिस्ट हासिल करके आई हूँ। मैंने अपने कॉलेज की जानिब से मुख्तलिफ गेम्स में पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिवीजन लेवल तक खेल कर आई हूँ और इनामात भी हासिल किए हैं। सोनिया और यास्मीन नेशनल लेवल के बाद अब इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलकर अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़म हैं। कैमरामैन शहद सियाल के साथ फयाज बलोच, ARY न्यूज़ कानपुर। क्या बात है जी, बड़ा टैलेंट है और बड़ी मेहनत इसके लिए दरकार होती है। एंड आई एम श्योर कि ये प्रैक्टिस इसी तरीके से करती रहेंगी और बड़ा एक्सेल करेंगी, क्योंकि फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का भी बड़ा फोकस है इन स्पोर्ट्स में, एंड शी इज़ ऑल्सो बीन स्पोर्ट्स वुमेन, तो बड़ा उन्होंने किया इस सिलसिले में। तो ये होना भी चाहिए, हाँ। इसको प्रमोट करना चाहिए। बातें करने से काम नहीं होते, बातें करने से। आप पाकिस्तान की टॉप चैनल पे मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ब्रेक ले रहे हैं हम। और अहम खबर शामिल कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च का रुख डी चौक की तरफ मोड़ने का फैसला। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी फैजाबाद के बजाय डी चौक पर पड़ाव डालेगी। पीपल्स पार्टी ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिखकर इंतजामिया से डी चौक पर जलसे की इजाज़त मांग ली है। खत में ये कहा गया है कि पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा, डी चौक पर जलसे करने की इजाज़त दी जाए। पीपल्स पार्टी ने इससे पहले फैजाबाद पर जलसे के लिए 3 दिन की इजाज़त मांगी थी, जिस पर इंतजामिया ने 1 दिन जलसा करने की इजाज़त दी थी। क्या बात है जी। और अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम बात करने जा रहे हैं मौसीकी के हवाले से, और पाकिस्तानी टैलेंटेड गुलकार, नगमा निगार और मौसीकार जाबिर अब्बास जो हैं वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। आप बहुत सारी फिल्म्स के लिए गा चुके हैं, अच्छा सा गाना सुना दे बस, अब रहा नहीं जा रहा, दिल कह रहा है कि आपकी आवाज़ सुने। अच्छा जी, मैं आपको सुनाऊंगा मुझे रांझा बना दो हीर जी फ्रॉम द मूवी पंजाब नहीं जाऊंगी। ठीक है, दैट वाज सung by me and शराज भाई। तू जाने कोई होर न जाने, अजब ने तेरियां बातां, यार नहीं ते मैं की जाना, ईदां ते शब रातां, तेरे दर ते सजदे सजावां, जे तू यार मिलावें, बनने चला तारा जा हस्ती भी दी गवाह,
खुद ही बना लुटेरा और मैं लुटा। मेरी राह बनी है रेगजार, मैं दर्द का बंजारा। मैं अश्क अश्क डूबा हूँ यार, तेरी याद ने है मारा। ना समझी का है रोग लगा, कुछ तो समझा दो हीर जी। मुझे रांझा बना दो हीर जी, मुझे रांझा बना दो। क्या बात है। ओ मुझे रांझा बना दो हीर जी, मुझे रांझा बना दो। अच्छा, मतलब ये सफ़र इतना लंबा आपका हो गया है माशाल्लाह से, और सफ़र जारी और सारी, और बहुत कामयाब आपने नगमे गाए। ये आपका इसमें से पर्सनल फेवरेट कौन सा है, अगर आप इस जर्नी में चूज़ करें, अगर वो आप हमें सुना सकें? वो भी आने वाला है। अच्छा, वो कौन सा है? वो बहुत सारी फिल्मों है जो है मेरी पेंडिंग पड़ी हुई है अभी, इंशाल्लाह कोरोना के बाद भी 2-3 लगी हैं, उसमें भी है। ओके। और ये मेरा फेवरेट गाना आ रहा है जो भी सीरीज़ आ रही है 12वां खिलाड़ी। अच्छा। उसमें एक मेरा गाना है, आई डोंट नो am I allowed to sing that, क्योंकि अभी उन्होंने पूरा गाना लाउंच नहीं किया हुआ। 1-2 लाइन वो मैं सुना देता हूँ जितना सा आया। फौलादों सा रख हौसला, हर मुश्किल से लड़के दिखा। फौलादों सा रख हौसला, हर मुश्किल से लड़के दिखा। जबरदस्त। आपका एक सॉन्ग था छलावा है छलावा, छलावा। वो भी थोड़ा सा सुनाई दे जाते Why not? छलावा है छलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो भला है जो समझ न आए। छलावा है छलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो भला है जो समझ न आए। शाना उचियां तेरियां पीरा हो दूर, हनेरियां पीरा आसा है बथेरियां पीरा। सुन अर्ज़ा अज मेरियां पीरा हो। एक विरद है दम दम अली अली, एक विरद है दम दम अली अली। सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त, लजपाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। क्या बात है जी। इसी के साथ ही हम इजाजत चाहते हैं जी। ओके। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।